सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हीट कंडक्शन थ्रू अ स्फीयर हमारा 9th चैप्टर चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज हीट ट्रांसफर डिफरेंट मोड्स एंड उसके अलावा हीट ट्रांसफर थ्रू अ वॉल, कंपोजिट वॉल, सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर, देन डिफरेंट लॉज, फोरियर लॉ, देन योर न्यूटन लॉ एंड क्रिस्टोस लॉ। और अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हीट कंडक्शन थ्रू अ स्फीयर। बिकॉज जब हम फिजिकल आइटम्स की बात करते हैं, जब फिजिकल हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो जो हीट ट्रांसफर है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जो जिस मटेरियल से हीट ट्रांसफर होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। तो जब हम स्फीयर से हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, सिलेंडर हो क्या होता है, सिलेंडर में और स्फीयर में जो डिफरेंस आप सब लोग जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है वो एक डायमीटर है, सर्कल है। सर्कल को हम क्या करते हैं, लेंथवर्ड उसको एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे हमारे वाटर बॉटल है, वो भी क्या सिलेंडर है, ठीक है ना। जिसकी लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और नॉर्मली जो उसका फार्मूला होता है उसके वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर इंटू उसकी लेंथ या हाइट। पर जो स्फीयर होता है, स्फीयर में क्या होता है कि जो उसका रेडियस है वो 3 डायमेंशन में सेम होता है, 3 डायरेक्शन के अंदर। अब उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्फीयर के लिए हीट कंडक्शन और हीट ट्रांसफर। तो हीट कंडक्शन थ्रू एन इमेजिनरी स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर था। इस स्फीयर का ये इनर स्फीयर है, ये एक्सटीरियर स्फीयर है, ओके। उसके बाद ये जिसका इनर डायमीटर R1 है, इसका आउटर डायमीटर हमारा R2 है, इसका टेम्परेचर इनलेट पे T1 है और आउटलेट पे टेम्परेचर T2 है। तो जैसे हमने सिलेंडर के केस में हीट कंडक्शन कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी हीट कंडक्शन कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, स्फीयर की छोटी सी लेयर ले लेते हैं, यूनिट थिकनेस लेयर। तो इस लेयर का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाय dr। मैं रिपीट करता हूँ, Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाय dr। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फोरियर्स फॉर्मूला। आप जानते हैं जो हमारा जो ये सर्कल जो स्फीयर होता है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का, सॉरी, सरफेस एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dr। K की वैल्यू K रहेगी, A की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर वो हमने पुट कर दी, dt बाई dr, ओके। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग dr की वैल्यू dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। dt इज इक्वल टू माइनस Q इंटू dr अपॉन 4 पाई के आर स्क्वायर। हमने क्या किया, इसके अंदर जो ये सारी वैल्यूज थी और इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ नीचे ले गए, और जो ये dr की वैल्यू थी इसको हम यहाँ इसके साथ में ले गए। प्रदीप को कॉल करना, अमन प्रदीप को कॉल करना, ओके। सो Q इज इक्वल टू माइनस 4 पाई के आर स्क्वायर dt अपॉन dr। आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास रिलेशन आ गया, dt इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई के अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम यहाँ पर, बिकॉज वेरिएबल टेम्परेचर है तो क्या होगा T1 से 2, और वहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल रेडियस है तो R1 से R2, ठीक है, ओके जी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो T1 से T2 dt, इसको सॉल्व किया तो 1 बाई आर स्क्वायर। आपको अगर पता हो कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1 बाई आर स्क्वायर को, तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसा कंसीडर करते हैं, देखो
अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या बन जाएगा, r की पावर -2। और जब भी आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी में +1 पावर ऐड कर दी और डिवाइड बाय -2 +1। ठीक है, इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन गया ये, देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बनेगा -r की पावर 1 डिवाइड बाय -2 + 1 यानी -1। इसका क्या मतलब हो, -1/r। देखो आप आगे ना, -1/r। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। R1 से R2 के लिए एक बार वैल्यू R2 पुट करेंगे, एक बार वैल्यू R1 पुट करेंगे, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T1। तो T2 - T1 इज इक्वल टू -q/4πk ब्रैकेट में 1/R2 - 1/R1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू q/4πk T2 - T1 is equal to -q/4πk 1/R2 - 1/R1 is equal to q/4πk ब्रैकेट में R1 - R2/R1 R2। इस तरीके से आप लोग T1 - T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप लोग देखो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये बच्चे फार्मूला देख लिया है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्फीयर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस। और अगर हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने Q छोड़ के जो बाकी सारी टर्म्स हैं उसको राइट साइड में ले आते हैं। तो -Q इज इक्वल टू, हमारे पास नीचे क्या टर्म थी, 4πk। 4πk को हम लेके ऊपर राइट साइड में 4πk ब्रैकेट में T2 - T1 R1 R2 डिवाइड बाय R1 -R2। ठीक है बच्चों, अब माइनस साइन को अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो T2 - T1 को हम कन्वर्ट कर देते हैं T1 - T2। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू T1 - T2 डिवाइड बाय R2 - R1 डिवाइड बाय 4πk R1 R2। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग स्फीयर का हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में नॉर्मली क्या क्वेश्चन आता है, ड्राइव द रिलेशन फॉर हीट कंडक्शन थ्रू अ स्फीयर, या फिर क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, R2 - R1 अपॉन 4πk R1 R2 इसे बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर। आपको ध्यान होगा जब हमने सिलेंडर की बात की थी, सिमिलरली हमने सिलेंडर का थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं, हमारी रेक्टेंगुलर बॉडी की या सिंपल बॉडी की, वॉल की बात करें तो वॉल के लिए भी हमने ऐसे ही थर्मल डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, किसी बॉडी से जो हीट ट्रांसफर करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर। और इससे एक बात और भी मालूम पड़ती है कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है बॉडी की शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिलेंडर के लिए डिफरेंट होगा, सिलेंडर के लिए डिफरेंट होगा, स्फीयर के लिए डिफरेंट होगा, और जो वॉल है वॉल के लिए डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, हीट कंडक्शन थ्रू सिलेंडर, थ्रू वॉल और थ्रू स्फीयर, इसकी डेरिवेशन या उसके न्यूमेरिकल। तो जब ये हमारी डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट होगा उसके हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये हमारा कंडक्शन पार्ट था। इससे आगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो है कन्वेक्शन। अब the process of heat transfer during which transfer of heat is carried from one part of the fluid to another by actual movement of heated particle is known as the convection। आपको ध्यान है कि
जब हम बात कर रहे थे कंडक्शन की, तो उसमें फिजिकल मूवमेंट, फिजिकली हीट ट्रांसफर थी, या तो विद इन मटेरियल या वन मेटल टू सेकंड। इसके अंदर क्या है कि एक फ्लूइड से दूसरे मेटल में या एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में थ्रू कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल क्या है, मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स होती है। ठीक है जी, ये सॉलिड टू लिक्विड और गैसेस और वाइसा वर्सा, उस केस में जब रेडिएशन नहीं होता। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, आपको ध्यान है हमने किसके लिए वो लिखा था, एक लॉ लिखा था, न्यूटन लॉ। तो उस न्यूटन लॉ से ही बात करेंगे आगे। सो न्यूटन लॉ हमारा क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एच ए Ts minus Tf, where H is the film or convective coefficient of heat transfer. It may be defined as amount of heat transferred for a unit temperature difference between the fluid and surface of unit area in unit time. दोबारा बता रहा हूँ, जहाँ पर H क्या है इसके अंदर, फिल्म और कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, और जो हमारी it may be defined as amount of heat transfer for a unit temperature difference between fluid and surface of unit area and unit time. क्या मतलब हुआ इसका कि मान लो कि हमारा जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है, और जिस सरफेस की बात करें उसका जो उसके अगर उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस है, और यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी दैट इज इक्वल टू क्यू। एच के यूनिट क्या होंगे, एच का यूनिट होगा, देखो, एच ए टी एस माइनस टी एफ, और एच इज क्यू अपॉन ए टी एस माइनस टी एफ। सबकी वैल्यू यूनिट पुट कर दो, क्यू का डब्ल्यू, ए का मीटर स्क्वायर, टी एस माइनस टी एफ का डिग्री सेल्सियस। तो एच की यूनिट क्या है, डब्ल्यू अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। अब ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, जब हम बात कर रहे थे कंडक्शन की तब भी हमने बात की थी के की, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसमें भी 4 पैरामीटर थे, जैसे कि उसकी डेंसिटी हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका शेप हो गया। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी चेक करेंगे कि ये की जो वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी की, किसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले शेप और सरफेस फिनिश किसके ऊपर करेगी, एक तो शेप के ऊपर और सरफेस फिनिश ऑफ द सॉलिड, मतलब कि उसका सरफेस फिनिश चमकीला है, खुरदरा है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा क्या है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, यानी उस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। तीसरा है द प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा ऑफ द फ्लूइड। और फोर्थ है पोजीशन ऑफ सरफेस। ठीक है जी, पोजीशन ऑफ सरफेस मतलब वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ओके जी, पोजीशन ऑफ सरफेस। उसके बाद लास्ट में था काइंड ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस इन कांटेक्ट विद सरफेस। तो ये 5 पैरामीटर है जिसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ कन्वेक्शन। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कन्वेक्शन, फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, व्हेन द मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इज कॉज्ड बाय difference in density resulting from temperature difference, it is known as free or natural convection. What it mean कि जब जो हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है वो सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सर्कुलेशन। तो अगर दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड टू प्रोड्यूस इट्स मोशन इज कॉल्ड buoyant फोर्स, तो buoyant फोर्स बोलते हैं इसको। और जो ये फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, और दूसरा ओके बिटवीन द फ्लूइड ऑफ पार्टिकल। तो जो पार्टिकल के फ्लूइड्स हैं उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे। और जो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये नॉर्मली कब होता है, जैसे कूलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसमिशन लाइंस की जो कूल करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के अंदर इसको नॉर्मली यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात हो रही। और हीटिंग ऑफ रूम बाय यूज ऑफ रेडिएटर्स, जहां पर रेडिएटर की हेल्प से हम रूम को हीट करते हैं, या फिर डेसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घरों में पहले पुराने जमाने फ्रिज हुआ करते थे, उन फ्रिज के पीछे आप देखते हो जाल लगा होता था। तो उन जाल में 2 तरह की ट्यूब थी, एक वर्टिकल ट्यूब और एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब।
तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब थी वो आप देखते हो वो कर्व्ड होती हैं और आपस में साथ जुड़ी होती हैं, उनके अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। और जो वर्टिकल ट्यूब होती हैं उनका काम क्या होता है, एयर को उनके ऊपर रोक के रखना, वो एयर उनके ऊपर स्ट्राइक करना। इस तरीके से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे बोलते हैं हम लोग फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स कन्वेक्शन। नाउ व्हाट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन? When the movement or circulation of fluid is caused with the help of some external source, pump or fan, then it is known as forced convection. जब हम किसी फ्लूइड की मूवमेंट और सर्कुलेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स या पंप की हेल्प से करते हैं उसे बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है जी। जो फोर्स जो फ्लूइड के ऊपर एक्ट करती है वो जो ये हम पंप जो यूज करते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज उसको हम एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, पर्टिकुलर फोर्स कन्वेक्शन, ये हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। तो जो इस टाइप का जो हमारा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है वो उसको हम कहाँ यूज करते हैं? बॉयलर में, फर्नेस के ऊपर यूज करते हैं। और बिकॉज जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो नेचुरल कन्वेक्शन में कम होता है, तो जहां पर हमें ज्यादा हीट ट्रांसफर की जरूरत है, जैसे बॉयलर के अंदर जो पड़ती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम फोर्स कन्वेक्शन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी किचन में देखते हैं कि आप आजकल एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, उसका पर्पज क्या है कि बहुत सारा धुआं बनता है, उस धुएं को रिमूव करने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर प्लेन वॉल। यानी एक प्लेन वॉल का जो कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कैसे कैलकुलेट करना है। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या है, बीच में एक प्लेट है, उसके दोनों तरफ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं, एक तरफ से हॉट फ्लूइड और एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड। ठीक है। तो while dealing with the problem of heat transfer from fluid to fluid separated by a metal boundary, it is used to adopt an approach based on overall heat transfer coefficient, which is give the heat transmitted per unit area, per unit time, per unit temperature difference between fluid on each side. तो ये हम नॉर्मली कब यूज करते हैं कि जब दो फ्लूइड को हम किसी मेटल से रिमूव करते हैं जिसमें एक तरफ हॉट फ्लूइड है, एक तरफ कोल्ड फ्लूइड है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए, अब आप देखो हॉट फ्लूइड का कोफिशिएंट, उसके बाद इस वॉल का कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर और इस फ्लूइड का, तो ओवरऑल जो कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो आपके सामने ये ए फ्लूइड है, ठीक है, ये हॉट फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर TA है, ओके, ये कोल्ड फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर क्या है, TB है, राइट। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो Q इज इक्वल टू HAA TA माइनस T1। आप सब जानते हैं बाय कन्वेक्शन किसके लिए? हॉट फ्लूइड के लिए, बिकॉज हॉट फ्लूइड जो है ये इसके कॉन्टेक्ट में, प्लेट के कॉन्टेक्ट में, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, TA से T1, तो HAA TA माइनस T1। ठीक है। और उसके बाद T1 से T2 क्या है, कंडक्शन, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा फोरियर लॉ। ये कौन सा? न्यूटन लॉ। फोरियर लॉ कितना, KA T1 माइनस T2 अपॉन X, अभी हम कर ही चुके हैं। और उसके बाद T2 से TB, T2 से जो TB है हमारा, ये कोल्ड फ्लूइड का थ्रू कन्वेक्शन है, तो HBA T2 माइनस TB बाय कन्वेक्शन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से TA माइनस T1, यहाँ से T1 माइनस T2, यहाँ से T2 माइनस TB, ये कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आया, Q अपॉन HA T1 माइनस T2 क्या होगा, Q अपॉन KA इंटू में X, और T2 माइनस TB क्या है, यहाँ से निकाला हमने Q अपॉन HBA। अब तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आया, Q हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया, 1 बाई HAA प्लस XKA प्लस 1 बाई HBA। आप देख रहे हैं
ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, सो Q इज इक्वल, Q कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो Q क्या बन जाएगा हमारा, देखो Q क्या बनेगा हमारा, TA माइनस TB मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू, तो वही हमने किया, A कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, A इंटू में TA माइनस TB अपॉन 1 माइनस HA प्लस X अपॉन K प्लस 1 बाई HB। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू UA TA माइनस TB, और U क्या हमारा 1 अपॉन HA प्लस X अपॉन K प्लस 1 बाई HB। अब U की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, उसकी हीटिंग कोएफिशिएंट कितना है, कौन सा हमारा सॉलिड सॉलिड जो प्लेट है वो, फिर लिक्विड प्लेट है उसका टेम्परेचर, उसकी हीट ऑफ कोएफिशिएंट, फिर अगर मान लो 2 सॉलिड होंगे तो वैल्यू 2 सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से U की वैल्यू डिपेंड करती है उन फ्लूइड्स के ऊपर, एज वेल एज डिपेंड करेगी हमारी उसके ऊपर, फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी हमारी उसके ऊपर टाइप ऑफ सॉलिड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जैसे अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था, हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड सेपरेटेड बाय वॉल ऑफ ए कंपोजिट सिलेंडर। पहले हमने क्या किया था कि हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन अगर कंपोजिट सिलेंडर है, यहाँ पर बात हो रही है कि दो फ्लूइड के बीच में अगर वो दोनों सेपरेटेड है थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, ये हमारे पास एक कंपोजिट सिलेंडर है जिसका इनर डायमीटर क्या है, R1 है। जो हमारा इनर जो वो है सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, R2 है, और जो आउटर जो हमारा सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, R3 है। इनर टेम्परेचर T1 है, आउटर T2, फाइनल T3 है। इसके अंदर से एक लेयर जा रही है, बाहर एक लेयर जा रही है। अंदर हॉट फ्लूइड है और बाहर कोल्ड फ्लूइड है। हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, यानी अंदर से बाहर की तरफ। ओके, तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू HA TA माइनस T1। ये किसके लिए अप्लाई करी हमने इक्वेशन, ये इक्वेशन अप्लाई करी हमने फ्लूइड के लिए। जो अंदर हमारा फ्लूइड है उसमें थ्रू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है HA T माइनस। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे, और एरिया देखो क्या बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया A ये, और ये एरिया क्या है हमारे पास, इसका सरकमफ्रेंस कितना बन गया हमारा 2πL, ये वाला सरकमफ्रेंस। L क्या है, उसकी लेंथ होगी हमारे पास, तो 2πL मैंने वैल्यू पुट कर दी 2πL इसकी एरिया की, सरकमफ्रेंस की। उसके बाद T1 माइनस T2 अपॉन log E R2 बाय R1। हमने वैल्यू कैसे निकाली, आपको ध्यान होगा पहले हमने सॉल्व किया था। जब हम सिलेंडर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सिलेंडर के लिए ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, किसके लिए, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फ्लूइड के लिए। जब हमने सिलेंडर के लिए कैलकुलेट की थी तो क्या आई वैल्यू, ये सिलेंडर की ये वाले की, जो हमारा इनर सिलेंडर है इसमें कन्वेक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है वो K1 इज इक्वल टू 2πL T1 माइनस T2 अपॉन log E R2 बाय R1। सेकंड सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, K2 2πL T2 माइनस T3 अपॉन log E R3 बाय R2। और उसके बाद जो लास्ट में फ्लूइड है उसके लिए कन्वेक्शन से HB AB T3 माइनस T4। अब हमने क्या किया, इसमें से TA माइनस T1 निकाला, इसमें T1 माइनस T2, इसमें T2 माइनस T3, इसमें T3 माइनस T4। ये देखो TA माइनस T1 क्या होगा, Q अपॉन HA, T1 माइनस T2 क्या होगा, Q log E R2 बाय R1 2πK1L, और उसके बाद T3 माइनस T4 Q log E R3 बाय R2 2πK2L, और T3 माइनस TB के लिए ये वैल्यू आ गई। और हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके जैसे हमने पहले वैल्यू निकाली थी उस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, Q इज इक्वल टू TA माइनस TB डिवाइड बाय 1 अपॉन HA प्लस log E R2 बाय R1 डिवाइड बाय 2πK1L प्लस log E R3 बाय R2 डिवाइड बाय 2πK2L प्लस 1 बाय HB तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, सिर्फ क्या डिफरेंस है देखो, वहां पर हमारे पास एक सॉलिड था ना, तो एक सॉलिड के लिए वैल्यू थी x बाय k। हमने क्या किया, इस x बाय k को कन्वर्ट कर लिया r की टर्म में, बिकॉज सिलेंडर की बात हो रही है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट में जाके इसको u की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, q इज इक्वल टू यू ए टी ए माइनस टी वी, वेयर यू ए क्या है हमारा, यू है हमारा ओवरऑल कोफिशिएंट और ए क्या है हमारा ओवरऑल कंपोजिट एरिया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा इंसुलेशन ऑफ पाइप। आप देखते हैं कि कभी भी किसी फ्लूइड से, किसी पाइप से अगर हॉट फ्लूइड या होल्ड या कोल्ड फ्लूइड पास कर रहा है तो उसमें हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा। क्यों टेम्परेचर लॉस होगा, मान लो फॉर एग्जांपल आपका ओवरहेड टैंक है, उस ओवरहेड टैंक में आपने ठंडा पानी रखा हुआ है, गर्मियों का दिन है, बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, बट उस टैंक के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब 15 डिग्री सेल्सियस का वाटर पाइप से फ्लो करेगा तो पाइप तो ओपन में, एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी आउटसाइड एटमॉस्फेयर से पाइप के अंदर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट लॉस होगा। ओके, सिमिलरली वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा क्या होता है, वाइसा वर्सा में हाँ जी, वाइसा वर्सा में क्या होता है कि अगर मान लो कि ऊपर जो टैंक है उसमें गर्म पानी है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो उस पाइप से ट्रांसफर जो हीट होगी वो एटमॉस्फेयर में होगी, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम उसके चारों तरफ इंसुलेशन लेयर बना देते हैं और उस इंसुलेशन लेयर की वजह से देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट। तो उसकी वजह से कोई ट्रांसफर की हीट नहीं होगी। तो अब इंसुलेशन लेयर कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो अब है हमारा टॉपिक पाइप लैगिंग ओब्लिक इंसुलेशन ऑफ पाइप। So conduction heat loss in the hot water pipe and steam pipe is avoided by insulating the pipe by material of small conductivity values। हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारा कंडक्टिव पाइप है उसमें तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन से हो रहा है ना, उसके चारों तरफ हम एक ऐसा मेटल मटेरियल लगाते हैं, ऐसे कवर करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है वो बहुत लो होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट है वो क्या होगा, लो होगा, बिकॉज उसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप लैगिंग। और जो इसके लिए मेटल यूज करते हैं वो लाइन, ग्लास वूल, कॉटन, एस्बेस्टस, डिपेंड अपॉन कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं और क्या एप्लीकेशन है उसकी। नॉर्मली जो बॉयलर की हम बात करते हैं वहां पर हम ग्लास वूल यूज करते हैं। अब हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड सेपरेटेड बाय वॉल ऑफ ए कंपोजिट स्फीयर। अभी हम लोगों ने जो ऊपर जो केस किया था, जो हमने स्टडी किया था, वो था कंपोजिट फ्लूइड, कंपोजिट सिलेंडर। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट स्फीयर की। तो सेम वैसे ही हम करेंगे इसमें। देखो ये एक कंपोजिट स्फीयर है जिसके अंदर वाटर है, इसके बाद एक लेयर है स्फीयर की, दूसरी लेयर है स्फीयर के बाद में कोल्ड फ्लूइड है, हीट ट्रांसफर करेगा हॉट टू कोल्ड, टेम्परेचर T1 T2 T3। सो अब हम क्या करेंगे, आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, बिकॉज की डेरिवेशन तो आएगी नहीं एग्जाम में, सिर्फ वहां पे क्या होगा हमारे को न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना, वो न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो होता है टी ए माइनस टी वी वन अपॉन एच ए प्लस में R2 माइनस R1 2 पाई के R1 R2 प्लस R3 माइनस R2। इट इज सिंपल नथिंग बट इट इज ये तो है उसके लिए कन्वेक्शन के लिए कि कंपोजिट स्फीयर 1 के लिए कंडक्शन, कंपोजिट सिलेंडर 2 कंडक्शन, और लास्ट में कोल्ड फ्लूइड के लिए कन्वेक्शन से, ठीक है। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेडिएशन। नो व्हाट इज रेडिएशन, मैंने आपको कल बताया भी था। रेडिएशन बेसिकली क्या होता है हमारा, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट between two bodies through space or matter by mean of electromagnetic waves। जब दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है बिना किसी सोर्स के
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से रेडिएशन बोलते हैं। आपको कल एग्जांपल भी बताया था मैंने, सन से इलेक्ट्रिसिटी, सन से हमारे ऊपर जो हमें हीट मिल रही है, या फिर बल्ब के थ्रू जो हीट हमें मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। और दिस प्रोसेस डज नॉट नेसेसरली वार्म द मीडियम विद इन द स्पेस, और ये जरूरी नहीं है कि वो जिस मीडियम से आ रही है उसको वार्म ही करे। और समटाइम हम वैक्यूम यूज करते हैं, और वैक्यूम जो है वो रेडिएंट की तरह काम करता है, परफेक्ट ट्रांसमीटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। और ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ इज एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन में होता क्या है, तीन फिनोमेना होते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ना वो होता क्या है, जो हमारी रेडिएंट एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग रेडिएंट एनर्जी, क्यू आई, अगर वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, मान लो कि फॉर एग्जांपल सनलाइट आ रही है और वो एक मेटल शीट के ऊपर फॉल कर रही है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यू ए, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो ट्रांसमिट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, ये रेडिएशन आ रही है क्यू आई, ये हमारी एक मेटेलिक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर जैसे ही वो लाइट पड़ी, कुछ इसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। देख रहे हैं छोटे छोटे एरोज हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एब्जॉर्ब। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। सम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, उसको इसको अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देगा। जितना सरफेस शाइनी होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, याद रखना आप हमेशा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी हीट आ रही है, जो हमारी रेडिएंट एनर्जी आ रही है Q1, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन, QA प्लस QR प्लस QT। और आप तीनों को अगर QT से डिवाइड, Q1 से डिवाइड कर दें QI से, तो क्या QA प्लस QI प्लस QR अपॉन QI प्लस QT अपॉन QI, इसको बोलते हैं आप अल्फा, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं टाउ। जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एयर, और हीट जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगी, उसे बोलते हैं अल्फा। रो का मतलब कितने परसेंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, और टाउ ट्रांसमिटिंग कितने परसेंट हीट को वो ट्रांसमिट यानी अपने अंदर से पास होने देगा, ठीक है। तो किसी भी मेटल, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है, इसके तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी, और किसी भी बॉडी कलर इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप कोई ब्लैक है, कोई ग्रीन है, कोई व्हाइट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, दो नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहले हमारा ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी नाम से ही मालूम है, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि वो बॉडी जो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। उसका इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी एब्जॉर्टिविटी कंपोनेंट कितना होगा 1, और बाकी सारे कंपोनेंट क्या होंगे 0। बट प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली ब्लैक नहीं होती, ठीक है। तो कंसेप्ट जो ये हमारा जो ब्लैक बॉडी कंसेप्ट है, तो इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक होल की तरह कंसीडर करते हैं सरफेस में। एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं, ये एक सरफेस है जिसमें होल है। अब ये लाइट इसके अंदर आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर अल्टीमेटली इसके अंदर ही क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ब्लैक बॉडी कंसेप्ट। जो ये सरफेस है, इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर T पे मेंटेन करते हैं, ताकि कोई भी हीट लॉस ना हो यहाँ से। तो जो फिनोमेना है, जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कंसेप्ट। तो जो हमारी इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी है, इट पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग, देखिए स्मॉल ओपनिंग से, और जब इसमें क्या शुरू में कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो एब्जॉर्ब होगी और बाकी रिफ्लेक्ट होगी, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर तो जा नहीं रही है, अल्टीमेटली क्या है, वो सारी की सारी हीट उस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी कंसेप्ट। दूसरा होता है व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी का मतलब क्या होता है
कि जो सारी की सारी जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी एब्जॉर्टिविटी 0, रिफ्लेक्टिविटी 1, ट्रांसमिटिविटी 0, उसको बोलते हैं वाइट बॉडी। और ओपेक बॉडी क्या होती है? ओपेक बॉडी क्या होगी कि व्हेन जिसके अंदर से कोई भी हीट ट्रांसमिट ना हो, जिसके अंदर से पास ना हो, वो क्या होगा? ओपेक बॉडी, जिसके आर पार हम देख ना सके। तो उस केस में क्या होगा? जो टाउ की वैल्यू 0 होगी, यानी ट्रांसमिटिव फैक्टर क्या होगा? 0 होगा। और ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होगा? उसमें टाउ की वैल्यू 1 होगी और बाकी सारी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ग्रे बॉडी क्या होती है? द बॉडी whose absorptivity does not vary with temperature and the length of the incident rays is called a gray body. ग्रे बॉडी का मतलब हुआ कि जो जिस किसी बॉडी के ऊपर मान लो कंटिन्यूसली सनलाइट या एनर्जी फॉल कर रही है, रेडिएंट रेज फॉल कर रही है, तो विद द टाइम और विद द पैसेज ऑफ फॉलिंग द रेज, ग्रे बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं ग्रे बॉडी। और एमिसिव पावर क्या होता है कि जो टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ रेडिएशन सरफेस इज नोन एज एमिसिव पावर, यानी कि किसी सरफेस से जो जितनी रेडिएंट एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी एमिसिव पावर। मान लो एक कोई सोर्स है और उस सोर्स से जितनी एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? उसकी एमिसिव पावर, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो इसमें पढ़ना जरूरी है और समझने के लिए। और एक टर्म है नेक्स्ट, एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है कि जो टोटल एमिसिव पावर ऑफ किसी बॉडी की है, रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज द एमिसिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, आइजर इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, ई अपॉन ई बी। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ब्लैक बॉडी है, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो सबसे ज्यादा एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी की होती है। तो कोई दूसरी बॉडी, उसकी जो एमिसिव पावर है डिवाइड बाय द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? एमिसिविटी बोलते हैं। तो सबसे एमिसिविटी किसकी होगी? ब्लैक बॉडी की। और बाकी सारी बॉडीज की जो एमिसिविटी है वो क्या होगी? उससे कम होगी। अब है नेक्स्ट लॉ ऑफ रेडिएशन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ रेडिएशन? अगर हम लॉ ऑफ रेडिएशन की बात करें तो पहला हमारा क्रिस्टस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी आर सेम व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब हुआ कि अगर एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी किसी बॉडी की अगर सेम है, व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बॉडी अपने सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी सेम होगी। ठीक है, दिस इज द क्रिस्टॉस लॉ। सेकंड है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, corresponding to maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature T of the hot body। इसका ये मतलब हुआ कि जिस बॉडी से जो रेडिएंट एनर्जी निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, वो किसके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। और जो लैम्डा एम टी है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट 0.0029। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और थर्ड है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो क्या कहता है कि जो एमिसिव पावर किसी ब्लैक बॉडी की है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के 4 टाइम्स पर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ए टी की 4। सिग्मा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ए क्या है? एरिया ऑफ सरफेस। और टी क्या है? उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये 3 लॉ है। नॉर्मली एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि आपको लॉ डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीट ट्रांसफर बिटवीन पैरेलल ब्लैक प्लेट्स, यानी 2 ब्लैक प्लेट्स हैं पैरेलल में, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर क्या होगा? तो मान लो एक अज्यूमिंग ब्लैक प्लेट इनफाइनेटली लार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल द एनर्जी
एनर्जी रेडिएटेड बाय वन विल बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अदर, यानी एक प्लेट ने जितनी एनर्जी एमिट की दूसरी प्लेट ने पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज है उसको कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा ए T1 की 4 माइनस T2 की 4। देखो एक जो हीट को एमिट कर रहा है दूसरा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ना, तो क्या होगा T1 की 4 माइनस T2 की 4। तो इस तरीके से आप E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मान लो दोनों की जो सरफेस एमिसिविटीज भी हम कंसीडर करते हैं, बिकॉज दोनों सरफेस की एमिसिविटी वैल्यू डिफरेंट होती है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड बाय 1 बाय E1 स्क्वायर प्लस 1 बाय एप्सिलॉन 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद ही करना है ये फॉर्मूला। इसको याद करके आप लोग एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं, एमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही था, कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। सो आपका 9th चैप्टर ओवर, और कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने करना क्या है, आज ही मैंने आपको नोट्स दोनों शेयर कर दिए हैं, आज ही जाके आप पढ़ेंगे इसको, और पढ़ने के बाद जो फॉर्मूलाज है वो एक पेज पे लिख लेंगे, तो कल जब न्यूमेरिकल करें तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, बाकी अब